हेलो एवरीवन, सीएसटी पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मिशन यूपी टीजीटी कॉमर्स 2026, जिसमें हम कुछ 500 एमसीक्यू करेंगे। और क्वेश्चंस 500 क्वेश्चंस करने का मतलब ये नहीं है कि डिट्टो आपको क्वेश्चन एग्जाम में मिलेगा, ये मैं गारंटी दे रही हूँ। 500 क्वेश्चन करने का मतलब है कि 500 क्वेश्चन में हम सारा सिलेबस कवर करेंगे और इस तरह से करेंगे कि आपको कोई भी क्वेश्चन आए उसका आप आंसर कर पाओ। यानी कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन सेलेक्ट करेंगे जिसमें एक ही क्वेश्चन में मल्टीपल क्वेश्चन का आंसर आपको गेट हो जाए। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सेशन पसंद आए तो सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, मैचिंग से स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपने देखा था कि अभी पीजीटी कॉमर्स का एग्जाम हुआ था, उसमें सीक्वेंसिंग मैचिंग के क्वेश्चन भी काफी आए थे और एक आधा क्वेश्चन स्टेटमेंट का भी था। तो हम उस चीज को ध्यान में रखते हुए नए पैटर्न के हिसाब से क्वेश्चन को फॉर्मुलेट कर रहे हैं। और इवन मैचिंग में ये फायदा होता है कि एक साथ आप 4 क्वेश्चन तैयार कर रहे हैं। तो सबसे पहला है रेपो रेट। रेपो रेट क्या होती है? रेपो रेट वो रेट होती है जिसपे कमर्शियल बैंक रिजर्व बैंक से क्या लेते हैं? लोन लेते हैं। यानी कि कमर्शियल बैंक रिजर्व बैंक से लोन गेट करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? रेपो रेट। और ये रेपो रेट से जो लोन लिया जाता है वो लोन कैसा रहता है? वो लोन रहता है विद सिक्योरिटी। एक होता है बैंक रेट, एक होता है रेपो रेट। रेपो रेट से कमर्शियल बैंक रिजर्व बैंक से लोन लेते हैं सिक्योरिटी डिपॉजिट करके, यानी कि लोन के अगेंस्ट में कुछ जमा करना पड़ता है। और बैंक रेट में आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं करनी होती। रेपो रेट शॉर्ट टर्म के लिए होता है और बैंक रेट लॉन्ग टर्म के लिए भी होता है। तो देखते हैं कहाँ है इसका पहला। द रेट एट विच आरबीआई बोरो फ्रॉम कमर्शियल बैंक। आरबीआई बोरो नहीं करती, कौन बोरो करता है? कमर्शियल बैंक फ्रॉम आरबीआई। तो हमें देखना है कहाँ है वो वाला ऑप्शन जिससे कि हमारा इसका आंसर आएगा। द रेट एट विच आरबीआई lend short term money to commercial बैंक अगेंस्ट सिक्योरिटी। ये किसका आंसर हो गया? ए का, यानी कि फर्स्ट के साथ ए। देन लेंडर ऑफ लास्ट रेसोर्ट किसे कहते हैं? आखिरी लेंडर, अंतिम ऋणदाता कौन होता है? रिजर्व बैंक। अंतिम ऋणदाता हमारा रिजर्व बैंक होता है। सेंट्रल बैंक एक्टिंग एज अ इमरजेंसी गारंटर ऑफ लिक्विडेट कमर्शियल बैंक्स। ऑप्शन नंबर बी। थर्ड है रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट वो रेट होती है जिसपे आरबीआई कमर्शियल बैंक से लोन लेता है। द रेट एट विच आरबीआई बोरो मनी फ्रॉम कमर्शियल बैंक। और कौन सी पीरियड के लिए? ये भी वो लेता है शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए। तो सी के साथ सी। देन एसएलआर। एसएलआर देखो, एक होता है सीआरआर। सीआरआर क्या होता है? हर एक बैंक अपनी डिपॉजिट का एक पर्टिकुलर परसेंटेज आरबीआई के पास जमा करता है, उसे कहते हैं सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो। और एसएलआर क्या होता है? सीआरआर देने के बाद जो बैंकों के पास पैसा बचता है उसमें से कुछ पैसा वो अपने पास रखता है ताकि कस्टमर की डिमांड को पूरा कर पाए। सारा का सारा वो बैंकिंग बिजनेस में यूज नहीं करता है। तो ये क्या हो गया? द परसेंटेज ऑफ नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी अ बैंक मस्ट कीप इन कैश, गोल्ड और गवर्नमेंट सिक्योरिटी, जो बैंक को अपने पास हमेशा रखना पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। तो फर्स्ट के साथ फोर्थ, फर्स्ट के साथ फोर्थ, सेकंड के साथ आपका फर्स्ट, फर्स्ट के साथ फोर्थ, सेकंड के साथ फर्स्ट, सी के साथ आपका सेकंड और डी के साथ आपका थर्ड। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये मैचिंग करना है हमें। आपका ये क्वेश्चन है फॉर्म्स ऑफ मार्केट का, चारों फॉर्म्स दी हुई है, अकॉर्डिंगली आपने देखना है। तो ऐसे में यहाँ पे फॉर्म्स ऑफ मार्केट है, यहां से क्वेश्चन पढ़ना चाहिए। इंटरडिपेंडेंस ऑफ फ्यू डोमिनेंट सेलर। फ्यू डोमिनेंट सेलर होते हैं और हायर इंटरडिपेंडेंस ऑफ बिजनेस डिसीजन होता है। ये किस में होता है? ओलिगोपोली में। ओलिगोपोली यानी कि ये किसके साथ आ जाएगा? ऑप्शन सी के साथ। नेक्स्ट है अ सिंगल सेलर विद नो क्लोज सब्स्टिट्यूट। सिंगल सेलर है, कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है, वो क्या है? मोनोपोली। लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स सेलिंग होमोजेनियस प्रोडक्ट। लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स एक जैसा प्रोडक्ट सोल्ड करते हैं। एंड लास्ट वन, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन विद हैवी सेलिंग एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस। प्रोडक्ट अलग अलग होता है, नॉन प्राइस
कंपटीशन होता है और हैवी एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर होता है। ये किसकी पहचान है? मोनोपोलिस्टिक मार्केट की। तो फर्स्ट के साथ हमारा है थर्ड, फर्स्ट के साथ थर्ड, सेकंड के साथ फोर्थ, थर्ड के साथ फर्स्ट और डी के साथ सेकंड। डी के साथ हमारा है सेकंड। इनका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। आपको ये मनी की पॉपुलर मनी की डेफिनेशन दी हुई है मैक्सिमम, और साथ में क्या दिया हुआ है? ऑथर दिया हुआ है। एक लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। मनी इज व्हाट मनी डज। मनी वो है जो मनी का कार्य करती है। आप देखोगे मैंने एक लेक्चर डाला हुआ, उसमें बताया हुआ है फंक्शनल वैल्यू कैसी है। मनी इज व्हाट मनी डज। इस डेफिनेशन को हम बोलते हैं फंक्शनल डेफिनेशन, जो किसने दी थी? वॉकर ने दी थी। मनी इज द पाइवोट अराउंड विच इकोनॉमिक साइंस क्लस्टर। मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों तरफ अर्थ विज्ञान चक्कर काटता है। ये जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन दी थी एल्फ्रेड मार्शल ने। ऑप्शन नंबर 4 के साथ। मनी कैन बी डिफाइंड एज एनीथिंग दैट इज जनरली एक्सेप्टेड एज अ मींस ऑफ एक्सचेंज। भाई मनी वो है जो वही विनिमय का साधन बने। ये जो डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन दी थी ऑथर ने। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी दिया था एच एस गोसन ने, और इसको फेमस किसने किया था? इसको फेमस किया था मार्शल ने। कई बार हमें कंफ्यूजन होती है क्योंकि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी को हम मार्शल से ज्यादा जानते हैं, लेकिन लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी जो है एच एच गोसेन ने दिया था। इसको फेमस मार्शल ने किया था, और इसको एच एस गोसन का फर्स्ट लॉ भी कहते हैं। लॉ ऑफ इक्वी मार्जिन यूटिलिटी को सेकेंड लॉ कहते हैं, और लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी को क्या कहते हैं? फर्स्ट लॉ। क्लियर है? नेक्स्ट सॉरी, आंसर क्या होगा? फर्स्ट के साथ सेकेंड, फर्स्ट के साथ सेकेंड, सेकेंड के साथ फोर्थ, थर्ड के साथ फर्स्ट और फोर्थ के साथ थर्ड। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। According to the expenditure method of measuring the elasticity of demand, if a fall in the price of a commodity leads to no change in the total expenditure spent on it, the price elasticity of demand is equal to। देखिए एक्सपेंडिचर मेथड में सीधा सीधा फंडा है। एक्सपेंडिचर मेथड किससे रिलेट है? इनकम से। तो दो चीजें हैं, एक है इनकम और एक है आपकी प्राइस। अगर प्राइस चेंज होने से, ध्यान दीजिएगा, जो टोटल एक्सपेंडिचर है, टोटल एक्सपेंडिचर कहां से आता है? इनकम से। प्राइस इंक्रीज होने से टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज होगा, प्राइस डिक्रीज होने से टोटल एक्सपेंडिचर डिक्रीज होगा। यानी कि जो फ्लो है, अगर वो सेम डायरेक्शन में है या टोटल एक्सपेंडिचर और प्राइस में सेम रिलेशन है, तो उस स्थिति में जो आपकी इलास्टिसिटी होती है वो होती है लेस देन 1। अगर फ्लो क्या है? अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि अगर टोटल एक्सपेंडिचर सॉरी, अगर प्राइस इंक्रीज होता है तो टोटल एक्सपेंडिचर क्या होगा? डिक्रीज। अगर प्राइस डिक्रीज होगा तो टोटल एक्सपेंडिचर क्या होगा? इंक्रीज। यानी कि कैसा रिलेशन है ये? इनडायरेक्ट। अगर डायरेक्ट है तो लेस देन 1, इनडायरेक्ट रिलेशन है एक्सपेंडिचर मेथड में, तो इलास्टिसिटी कैसी होती है? ग्रेटर देन 1। प्राइस बढ़े या कम हो, टोटल एक्सपेंडिचर सेम रहता है। अगर किसी वस्तु पर, किसी चीज पर आप 5,000 खर्च करते हो, चाहे उसका प्राइस कितना ही हुआ, क्वांटिटी कम ज्यादा कर लोगे, लेकिन एक्सपेंडिचर चेंज नहीं करते। प्राइस कम या ज्यादा होने से टोटल एक्सपेंडिचर पे अगर कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो वहां पे इलास्टिसिटी होती है 1। तो इसने कहा नो चेंज इन टोटल एक्सपेंडिचर। टोटल एक्सपेंडिचर में कोई बदलाव नहीं होता, कुल व्यय में कोई बदलाव नहीं होता, तो इलास्टिसिटी कैसी होगी? यूनिटी। यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। Which of the following statement correctly define a given good? इनमें से कौन गिवन गुड को अच्छे से वर्णित करता है? देखिए गिवन गुड क्या होता है? गिवन गुड्स आर स्पेशल टाइप ऑफ इंफीरियर गुड्स। और ये क्या है? गिवन गुड्स आर स्पेशल टाइप ऑफ इंफीरियर गुड्स whose income effect is negative and price effect is positive।
देखिए, इनकम के हिसाब से अगर हम स्टडी करते हैं गुड्स को, तो नेगेटिव और पॉजिटिव दो तरह के इम्पैक्ट होते हैं। अगर इनकम का इम्पैक्ट पॉजिटिव है, तो आपकी इनकम जो गुड्स है वो क्या होता है, नॉर्मल गुड्स। अगर इनकम इफेक्ट नेगेटिव है तो वो होता है इंफीरियर। इंफीरियर में भी और ज्यादा घटिया, घटिया की सबसे घटिया क्वालिटी वो क्या है, गिफ्ट एंड गुड्स। तो गिफ्ट एंड गुड्स ऐसा गुड्स है जिसका इनकम इफेक्ट नेगेटिव होता है, प्राइस इफेक्ट पॉजिटिव होता है। सारे गुड्स का प्राइस इफेक्ट क्या होता है, नेगेटिव, लेकिन गिफ्ट का क्या होगा, पॉजिटिव। इसे एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डिमांड भी कहते हैं। यानी कि अगर प्राइस इंक्रीज होगा तो भी डिमांड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। इसका रीजन क्या है, क्योंकि ये घटिया वस्तु है, लास्ट अल्टरनेटिव है किसी भी सिचुएशन में अपनी नीड को फुलफिल करने का, तो इसलिए इसका प्राइस इफेक्ट क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और इसका अति इनकम नेगेटिव इफेक्ट जो है होता है, इसके जो सब्स्टिट्यूट इफेक्ट है उसको ओवरकम कर देता है। क्योंकि अगर कस्टमर की इनकम बढ़ेगी तो वो इंफीरियर गुड्स को छोड़ के सुपीरियर गुड्स की तरफ चला जाता है। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए देखते हैं। एन इंक्रीज इन प्राइस लीड्स टू डिक्रीज इन डिमांड। प्राइस इंक्रीज होगा तो डिमांड क्या होगी, डिक्रीज होगी। इट हैज अ हाईली नेगेटिव इफेक्ट दैट आउटवेग द सब्स्टिट्यूट इफेक्ट। अभी मैंने बताया कि इसका जो इनकम इफेक्ट है इतना हाई होता है, नेगेटिव, वो उसको सब्स्टिट्यूट इफेक्ट को क्या कर देता है, आपका उसके प्रभाव को कम कर देता है। कम कर देता है मतलब इनकम बढ़ेगी तो बंदा बेटर क्वालिटी की गुड्स की तरफ चला जाएगा। इस कंसर्न में क्या है, करेक्ट है। ये लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो कर रहा है, ये गिवन गुड्स के बारे में करेक्ट नहीं। इट इज एन इंफीरियर गुड्स विच हैज वीक इनकम इफेक्ट। इंफीरियर गुड्स है जिसका वीक नहीं होता, इसका इनकम इफेक्ट कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग। इट स्ट्रिक्टली ओबे द ट्रेडिशनल लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड का ही एक्सेप्शन है, लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो नहीं करता है। तो इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये ए नहीं है, इसका बी आंसर है। बाय मिस्टेक टाइपिंग एरर है, ये बी है, आप लोग क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर अ क्वांटिटेटिव टेक्निक टू क्रेडिट कंट्रोल। देखिए, दो तरह की टेक्निक्स होती हैं, एक होती है क्वांटिटेटिव और एक होती है क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव टेक्निक्स वो होती हैं जो ओवरऑल क्रेडिट की जो वॉल्यूम है बैंकिंग सिस्टम में प्रभावित करती है, यानी कि हर एक सेक्टर को प्रभावित करेगी। उसमें आपका सीआरआर, एसएलआर, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, ये सब आते हैं। और जो क्वालिटेटिव टूल है वो स्पेसिफिक सेक्टर को टारगेट करते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, रेगुलेशन ऑफ कंज्यूमर क्रेडिट, कंज्यूमर को किस किस काम के लिए क्रेडिट मिलेगा ये बता देते हैं। मोरल सक्सेशन होता है, कुछ कैपिंग कर देते हैं, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा, क्रेडिट की राशनिंग कर देते हैं, कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं, तो वो क्वालिटेटिव, किसी इंडस्ट्री को नहीं मिलेगा या कुछ भी इस तरह से स्पेसिफिक सेक्टर को फोकस करते हैं। तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर अ क्वांटिटेटिव टेक्निक। इनमें से कौन सी क्वांटिटेटिव टेक्निक है क्रेडिट कंट्रोल की जो आरबीआई यूज करता है। तो रेगुलेशन ऑफ कंज्यूमर क्रेडिट, मॉरल सक्सेशन क्वालिटेटिव है, ये भी क्वालिटेटिव है, ये भी क्वालिटेटिव है। एसएलआर क्वालिटेटिव है, रेशनिंग ऑफ क्रेडिट क्या है, क्वांटिटेटिव। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ध्यान दीजिएगा, अभी मैंने बताया रेगुलेशन ऑफ कंज्यूमर क्रेडिट, मोरल सक्सेशन, स्टेटरी और रेटिंग ऑफ रेशनिंग ऑफ क्रेडिट। अभी यहाँ पे बताया आपको रेशनिंग ऑफ क्रेडिट क्या है, अगर क्रेडिट रेशनिंग करते हैं तो वो है क्वालिटेटिव। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर परफेक्ट कंपटीशन अ फर्म maximize its profit in short run at a condition where परफेक्ट मार्केट हो, मोनोपोली मार्केट हो, मोनोपोलिस्टिक मार्केट हो, किसी भी तरह की कोई भी मार्केट हो, कंडीशन सबके लिए क्या है, सेम है। क्या कंडीशन होती है, MC इज इक्वल टू MR एंड MC कट्स MR फ्रॉम बिलो। कोई भी कंडीशन हो जो MC है वो MR को बिलो से कट करते हुए जानी चाहिए, यानी कि MC कर को दो जगह कट करती है, एक घटते हुए और एक बढ़ते हुए। कब काटनी चाहिए, बढ़ते हुए काटनी चाहिए, या नीचे से काटते हुए जिस पॉइंट पे जाती है उसे क्या बोलते हैं हम, इक्विलिब्रियम पॉइंट या कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन मैचिंग का है। क्वांटिटिव थ्योरी ऑफ मनी, क्वांटिटिव थ्योरी ऑफ मनी किसने दी? इरविंग फिशर ने दी थी। इसने कुछ इक्वेशन भी दी थी, उसके ऊपर अभी क्वेश्चन मैंने लास्ट आगे बनाया हुआ है, वो करेंगे। दूसरा है बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को बाहर चलन से बाहर कर देती है। डेड मनी जो है गुड मनी को बाहर कर देती है। किसने कहा था? ये ग्रिशम ने कहा था। पॉपुलेशन थ्योरी जो है माल्थस ने दी थी। माल्थस ने कहा था कि जो पॉपुलेशन है वो ज्योमेट्रिकली बढ़ती है और जो फूड है वो कैसा बढ़ता है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की तरह। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किसे कहते हैं? एडम स्मिथ को कहते हैं। यानी कि फर्स्ट के साथ सेकंड, फर्स्ट के साथ सेकंड, सेकंड के साथ फोर्थ, सेकंड के साथ फोर्थ, थर्ड के साथ फर्स्ट, थर्ड के साथ फर्स्ट, थर्ड के साथ फर्स्ट, ये वाला हो गया, और फोर्थ के साथ थर्ड। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इलास्टिसिटी के ऊपर है। लीनियर डिमांड कर्व कैसे बनता है? इस तरह से एक डिमांड कर्व बन रहा है। इसके सेंटर पॉइंट में इलास्टिसिटी क्या होती है? इक्वल टू 1। यहाँ पे क्या होती है? इलास्टिसिटी 0। वाई एक्सिस पे इलास्टिसिटी क्या होती है? इन्फिनिटिव। अब 0 है तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो इलास्टिसिटी होगी वो क्या होगी? लेस देन 1। और इस पर्टिकुलर एरिया में जो इलास्टिसिटी होगी वो होगी ग्रेटर देन 1। अपने क्वेश्चन में आते हैं। एग्जैक्टली एट द मिड पॉइंट पे इलास्टिसिटी कितनी होती है? 1। ठीक है। पॉइंट इंटरसेप्टिंग द वाई एक्सिस पे जो पॉइंट है वहां पे क्या है? इन्फिनिटी। पॉइंट इंटरसेप्टिंग द एक्स एक्सिस पे क्या है? 0। और सेगमेंट अबव द मिड पॉइंट से ऊपर क्या है? ग्रेटर देन 1। ये हमारा क्या हो जाएगा? मैचिंग हो जाएगा। तो मैचिंग क्या हो गया हमारा? अपना मैचिंग हो गया फर्स्ट के साथ सेकंड, सेकंड के साथ फर्स्ट, थर्ड के साथ फोर्थ और फोर्थ के साथ थर्ड। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू थॉमस मॉल्सन थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन, place the structured narrative step in exact chronological sequence through which an economy passes। माल्थस की जो थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग किस किस स्टेप, कैसे स्टेप में जो इकोनॉमी है वो बढ़ेगी आगे, वो हमें बताना है। तो सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले प्रॉस्पेरिटी लीड्स टू मैरी अर्ली। प्रॉस्पेरिटी होगी यानी समृद्धि होगी तो लोग जल्दी शादी करेंगे, इससे बर्थ रेट बढ़ जाएगी। देन आफ्टर दैट बर्थ रेट बढ़ेगी तो जो पॉपुलेशन है वो पॉपुलेशन ज्योमेट्रिकल बढ़ेगी और जो फूड है वो अर्थमेटिक बढ़ेगा, यानी कि पॉपुलेशन से कंपैरिजन में धीरे बढ़ेगा। देन आफ्टर दैट पॉपुलेशन आउटस्ट्रिप फूड सप्लाई कॉजिंग अ सेवरल इम्बैलेंस। जनसंख्या जो है खाद्य आपूर्ति से ज्यादा बढ़ जाएगी, तीसरा नंबर। और लास्ट में क्या होगा? नेचर खुद से अपने आप को बैलेंस करेगा। फेमिनाइंस, एपिडेमिक, वार, इस तरह की चीजें होंगी, लोग मरेंगे और इकोनॉमी अपने आप को बैलेंस कर लेगी, ये उन्होंने कहा था। यानी कि पहले नंबर पे फोर्थ, उसके बाद फोर्थ के बाद फर्स्ट, फर्स्ट के बाद सेकंड और सेकंड के बाद थर्ड। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 भी अरेंजमेंट का है। Arrange the following economic milestone in Indian history in their correct ascending chronological order। यानी कि सबसे पहले क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, इस तरह से पहले हैपनिंग पहले और बाद की हैपनिंग बाद में। तो सबसे पहले क्या हुआ था? नेशनलाइजेशन हुआ था 14 मेजर कमर्शियल बैंक का। आप मेरे को वीडियो पे कमेंट करके बताएंगे किस ईयर में ये हुआ था। पहले ये हुआ, उसके बाद रिफॉर्म्स आए, न्यू न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई, फिर आया नीति आयोग और आफ्टर दैट लास्ट में आया जीएसटी। सबका ईयर किस ईयर में कौन आया था ये आप मेरे को वीडियो पे कमेंट करके बताएंगे। यानी कि 3, 1, 2, 4, 3, 1,
24. Option number A is the right answer. Next question. Arrange the following financial asset in descending order of their liquidity. Descending order यानी कि जो सबसे ज्यादा लिक्विड है, हाईली लिक्विड है उसे 1 रखना है, उससे कम लिक्विड को 2 रखना है, एंड सो ऑन। तो सबसे हाईली लिक्विड क्या है? करेंसी नोट, जो कि M1 की डेफिनेशन में भी आती है अलोंग विद द सेविंग। तो जो M1 की डेफिनेशन है उसमें क्या आता है कि सर्कुलेशन में जो करेंसी है, आरबीआई के पास जो पैसा है, प्लस सेविंग अकाउंट में जो पैसा है। तो ये फर्स्ट, सेविंग अकाउंट में आपका पैसा है, कभी भी निकाल के यूज कर सकते हो। सेकेंड, थर्ड टाइम डिपॉजिट आपकी एफडी है, और फोर्थ पब्लिक प्रोविडेंट फंड में जो आपका पैसा है। तो आंसर क्या हो गया? 2, 4। आंसर हमारा हो गया 2, 4, 1 and 3। 2, 4, 1, 3। Option number A is the right answer. Question number 3. When a consumer increase unit of X commodity by giving up unit of Y commodity, and even to attain the same level of satisfaction, the margin of substitution, MRS निकालना है, marginal rate of substitution। ध्यान दीजिएगा, marginal rate of substitution निकालने का तरीका सबसे अच्छा क्या होता है? sacrifice divided by gain। न्यूमरेटर में क्या होगा? जिसका सेक्रीफाइस कर रहे होंगे, ठीक है, और डिनोमिनेटर में क्या होगा? गेन। तो सेक्रीफाइस किसकी कर रहे हैं? एक्स कमोडिटी बाय गिविंग अप वाई कमोडिटी। वाई कमोडिटी को कम कर रहे हैं, तो डिनोमिनेटर में आपका न्यूमरेटर में आएगा वाई कमोडिटी। चेंज इन कमोडिटी वाई डिवाइडेड बाय चेंज इन कमोडिटी एक्स, यानी कि डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। ये क्या हो जाएगा आपका? एमआरएस। और क्योंकि नेगेटिव होता है हर एक एक्स्ट्रा सब्स्टिट्यूट के लिए, तो साथ में क्या देता है? नेगेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। अंडर क्वांटिटेटिव थ्योरी ऑफ मनी। क्वांटिटेटिव थ्योरी ऑफ मनी किस दी है? फिशर ने दी है। और फिशर ने क्या इक्वेशन दी थी? पीटी इज इक्वल टू एम वी प्लस एम डैश वी डैश। वीडियो पे आप कमेंट करके बताएंगे इसमें एम वी एम डैश वी डैश क्या है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस फर्स्ट लेक्चर ऑफ 500 एमसीक्यू सीरीज। सेशन पसंद आ रहा हो तो सेशन को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इन इकोनॉमिक्स, डिस्ट्रीब्यूशन मींस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेबर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम अमंग फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। देखिए, बात कर रहे हैं आप इकोनॉमिक्स में डिस्ट्रीब्यूशन की। इकोनॉमिक्स में जब डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो हम बात कर रहे हैं जो इनकम है वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में किस तरह से डिवाइड होती है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो दोस्तों ये थे 15 क्वेश्चन। नेक्स्ट क्लास में कोशिश करेंगे थोड़ा ज्यादा क्वेश्चन करने की। सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।